नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण का पहला वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। ये महत्वपूर्ण है आपके हिंदी व्याकरण को समझने के लिए। अगर आपको आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उसमें कोई भी आपका प्रश्न गलत ना हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप हिंदी को सीख रहे हैं तो हिंदी को सीखने के लिए सबसे पहले जो बेस है, जो आधार है, वो यही वीडियो है। हिंदी की शुरुआत की जो बात होगी इसी वीडियो से होगी। हिंदी के विभिन्न भाषा, विभिन्न बोलियां, लिपि का विकास क्रम इसी के माध्यम से आपको पता लगेगा। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप कहीं से भी कुछ भी जब पढ़ते हो, लेकिन उससे पहले जो उसका बेस है, जो आधार है, वो समझना बड़ी ज़रूरी हो जाता है। तभी जाके आप उसकी मूलभूत बातों को समझ पाओगे। आप उसकी अन्य बातों को तभी समझ पाओगे जब आपका उसको मूल पता होगा। जब आपको उसका मूल पता होगा तभी आप अन्य चीज़ों को समझ पाओगे। तो हम आगे इसकी श्रृंखला को लेके आते रहेंगे आपके लिए। आपको इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। समय समय पर हम वीडियो को लेके आते रहते हैं आपके लिए। आप जुड़े रहेगा बस चैनल में। शुरुआत करते हैं व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं। हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ, क्या उसका विकास क्रम रहा, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। आपको ट्रिक भी बताते हुए चलूँगा कि किस प्रकार से आप उन्हें याद रखोगे बड़े आसान से शब्दों में। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले प्रारंभिक युग में हम बात करें तो संस्कृत जो थी उसमें भाषा के रूप में पढ़ी जाती थी। संस्कृत सबसे पहली जो भाषा है, जो आदि जननी हम कहेंगे, वो संस्कृत है। तो संस्कृत उस समय दो भागों में उसका अध्ययन होता था। एक वैदिक संस्कृत के रूप में, दूसरा लौकिक संस्कृत के रूप में। वैदिक का मतलब जो वेदों की भाषा थी, और उसके अलावा जो ऋषि मुनि, जो अन्य विद्वत लोग थे, वो वैदिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। लौकिक संस्कृत का मतलब क्या है? लौकिक का मतलब जो आम जन की भाषा थी, जो लोगों की भाषा थी, जो जन सामान्य की भाषा थी, वह लौकिक संस्कृत के रूप में अध्ययन करा जाता था। इसी लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का विकास हुआ, प्राकृत भाषा का विकास हुआ, अपभ्रंश का विकास हुआ, अवहट्ट का विकास हुआ, और हमारी हिंदी का विकास हुआ। कईयों के मन में ये भी आ गया होगा प्रश्न कि पाली, प्राकृत, अवहट्ट और अपभ्रंश भी हमने पढ़ा है, तो वो भी आपका सही है। प्राचीन हिंदी की आप कुछ किताबें देखोगे तो उसमें पाली, प्राकृत, अवहट्ट और अपभ्रंश भी दे रखा विकास क्रम। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट जो है वो आधुनिक रूप में सही है। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट। अवहट्ट क्या है? अवहट्ट का मतलब है अपभ्रंश का ही परिवर्ती रूप, अपभ्रंश का ही अपभ्रंश आप इसे कह सकते हो। संक्रमण काल भी आप इसे कह सकते हो कि जिसमें अपभ्रंश की भी बातें हैं और आधुनिक हिंदी की भी जो बातें हैं, उसे आप अवहट्ट कहोगे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्नों का चयन हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा कि हिंदी की आदि जननी किसे कहेंगे। तो आपका उत्तर होगा हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहेंगे। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहेंगे। हिंदी का विकास क्रम बताइए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। बार बार प्रश्न ऐसे पूछा गया। वैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ये विकास क्रम अभी तक पूछा गया है, और ये ऑप्शन में था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। आप जैसे भी आता है, चार्ट मैंने आपको बता दिया है, अगर इससे भी डीप आता है, लेकिन प्रश्न बार बार यही पूछा जाता है सामान्य रूप में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। पाली आपको याद होगी जब आपने इतिहास के कुछ पन्ने आप पलट के देखिए। पाली बौद्धों की भाषा है, प्राकृत जैनियों की भाषा है। यहाँ पर ये विकास क्रम रहा था हमारे हिंदी का। जानेंगे अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास हुआ, कई बोलियों का विकास हुआ। इन अपभ्रंशों को अच्छे से आप याद करिए। इनसे जो निकली हुई जो भाषाएं, जो बोलियां हैं, उनको आप अच्छे से याद करिए। जब हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद हमारी एक दूसरी जब सीरीज हम लेके आएंगे, तो उसके बाद एक प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो उस प्रश्नोत्तरी को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपने इनको अच्छे से समझा होगा। मैं उस समय भी आपको याद दिलाऊंगा कि हमने उस समय ये चीज़ का अध्ययन उस अपभ्रंश में करा था या उस टॉपिक पर करा था। तो आप ध्यान से समझिएगा, बार बार देखिएगा वीडियो को, जहाँ समझ में नहीं आता रिकैप करके ज़रूर से देखिएगा। तो मागधी अपभ्रंश से शुरुआत करते हैं। तो मागधी अपभ्रंश से बांग्ला, उड़िया,
ओसमिया और बिहारी हिंदी का विकास हो रखा है। बांग्ला, उड़िया, ओसमिया, बिहारी हिंदी का विकास हो रखा है मागधी अपभ्रंश से। अब भौगोलिक दृष्टिकोण से आप इसे देखिए तो उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, बिहार और आपका पूर्व में ओसमिया यानी असम वाला जो क्षेत्र है वो एक विशेष क्षेत्र की बात कर रही है। तो बांग्ला, उड़िया, ओसमिया, बिहारी जो है, बिहार जो है वो एक क्षेत्र है, एक साथ में क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो मागधी अपभ्रंश से इन 4 भाषाओं का विकास हो रखा है, बांग्ला, उड़िया, ओसमिया, बिहारी हिंदी का। प्रश्न एक बार मैंने कहीं देखा था कि बांग्ला, पुरानी बांग्ला का एक अन्य नाम क्या है, तो पुरानी बांग्ला का एक अन्य नाम है आपका ब्रजबुल्ली। ब्रजबुल्ली भी कहा जाता है पुरानी बांग्ला को। पुरानी बांग्ला का एक नाम है ब्रजबुल्ली, आप इसे भी याद करिएगा जरूर से। अब इस बिहारी हिंदी के भी 4 बोलियों का विकास हुआ, भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका। भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका का जो विकास हो रखा है वो बिहारी हिंदी से विकास हो रखा है। भोजपुरी, मगही, अंगिका ये बोलियां हैं, लेकिन मैथिली को भाषा का दर्जा दे दिया गया है। मैथिली को भाषा का दर्जा दे दिया गया है 2003 में। 2003 में मैथिली जो है वो एक भाषा के रूप में, जो हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, उनमें से एक मैथिली को भी ऐड कर दिया गया है। 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी। डीएम जो होते हैं वो किसी ज़िले के बॉस होते हैं, तो डी से यहाँ पर डोगरी है, डोगरी, यहाँ पर एम से मैथिली है, मैथिली, और बो से यहाँ पर आपका बोडो है, बोडो, और आपका सौ से यहाँ पर संथाली है। तो इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया है 2003 में। जो डीएम है बॉस है, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। डोगरी वाला क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, मैथिली बिहार वाला क्षेत्र है, बोडो यानी असम वाला क्षेत्र है, और संथाली झारखंड वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो इन भाषाओं को जोड़ा गया है 2003 में, और मैथिली एक भाषा हो गई है। बाकी भोजपुरी, मगही और अंगिका वो एक बोली है जी। ये प्रश्न भी आता है कि इनमें से कौन सी बोली है, कौन सी भाषा है, तो आपको ये भी याद करना है। बढ़ते हैं आगे अर्धमागधी अपभ्रंश की ओर। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, और पूर्वी हिंदी से 3 भाषाओं का विकास हुआ, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपको आपके हाथों में याद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपको पूर्वी हिंदी की ABC आती है। आपको पूर्वी हिंदी की ABC का मतलब आपको सब कुछ आता है पूर्वी हिंदी का। A से अवधी, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। है ना आसान याद करना। यानी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की आपको पूरी ABC आ गई है। अब पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और किस अपभ्रंश से विकास हो रखा है? अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हो रखा है। आगे की ओर बढ़ेंगे शौरसैनी अपभ्रंश की ओर। शौरसैनी अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। आपने हमारी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं सुनीति कुमार चटर्जी, उन्होंने इस खड़ी बोली हिंदी को भी जो है बांटा है कौरवी, देहलवी और रेखता के रूप में। कौरवी, देहलवी और रेखता के रूप में खड़ी बोली हिंदी का भी जो है बंटवारा करा है सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा, प्रसिद्ध साहित्यकार थी। हरियाणवी का भी विकास हो रखा है शौरसैनी अपभ्रंश से। हरियाणवी का एक अन्य नाम है, इसे बांगरू भाषा भी कहते हैं। बांगरू भाषा जो है वह हरियाणवी का एक अन्य नाम है। उसके अलावा कन्नौजी, बुंदेली हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद करिएगा, शौरसैनी अपभ्रंश से इसका विकास हो रखा है। उसके अलावा दक्षिणी हिंदी का भी विकास आपका शौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी को भी हम शौरसैनी अपभ्रंश में ही पढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश को याद करना बहुत ही सरल है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मराठी को किस लिपि में लिखा जाता है, तो आपका उत्तर होगा देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि में। आप इनके साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंत में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राजस्थानी अपभ्रंश की ओर चलते हैं। राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ। राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ, और इसको भी याद करना बहुत सरल है, मैं आपको बताऊंगा। राजस्थानी हिंदी से मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी का विकास हुआ। यानी कि MMJ का विकास यहीं से हो रखा है। MMJ।
मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी का विकास हो रखा है राजस्थानी हिंदी से, और राजस्थानी हिंदी का अब राजस्थानी अपभ्रंश से विकास हुआ है। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। मारवाड़ी जो है यहाँ समृद्ध भाषा से जो है दर्जद है, समृद्ध, ये सबसे समृद्ध है यहाँ पर मारवाड़ी। जयपुरी का एक अन्य नाम है डूठानी भाषा, डूठानी भाषा, ठीक है, इसे डूठानी भी कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि डूठानी भाषा का अन्य नाम क्या है, तो जयपुरी है। जयपुरी के लिए प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, देखो कि जयपुरी जो भाषा है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है जयपुरी भाषा। क्यों बोली जाती है, भौगोलिक दृष्टिकोण से उठाइए मैप और देखिए जयपुर जो है राजस्थान के पूर्व वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो इसलिए जो है जयपुर एक पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए उत्तर पूर्वी राजस्थान उसका सही था कि जयपुर वाले जो क्षेत्र है वो आपका पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से भी आप इसका अध्ययन करिए पूर्वी वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं ब्राह्मण अपभ्रंश। अब ब्राह्मण अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ है वह सिंधी भाषा का विकास। सिंधी भाषा का विकास हो रखा है ब्राह्मण अपभ्रंश से। इतिहास के फिर पन्ने पलटिए और उसमें आप देखिएगा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है सिंधी भाषा में, ये वही सिंधी भाषा है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है सिंधी भाषा में। खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से विकास महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से, क्योंकि खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हो रखा है। पूछे गया है इसमें से प्रश्न, पहाड़ी हिंदी को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी हिंदी, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी और आपकी पश्चिमी पहाड़ी हिंदी। उत्तराखंड का आप मैप को याद करिएगा, मैप को याद कर कल्पना कीजिए आप उत्तराखंड के मैप के लिए, तो इस प्रकार का आपको मैप जो है दिखेगा हमारे उत्तराखंड का। ये आपका पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका पश्चिमी वाला क्षेत्र हो गया, समझा रहे हैं आपको हो। तो इस पूर्वी वाले क्षेत्र में एक देश है आपका नेपाल, नेपाल इस हमारे उत्तराखंड में ये आपका कुमाऊं वाला भाग है, ये गढ़वाल वाला भाग है। इस उत्तराखंड से लगा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल से लगा हुआ राज्य है जम्मू कश्मीर। तो पूर्वी पहाड़ी वाला क्षेत्र हम किसे कहेंगे, कौन सा क्षेत्र आएगा पूर्वी पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो नेपाल और उत्तराखंड का कुछ पूर्वी वाला भाग। नेपाल और उत्तराखंड का कुछ पूर्वी वाले भाग को पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत शामिल करा गया है। तो मध्यवर्ती पहाड़ी में किसको शामिल करा गया है, मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊं और गढ़वाल वाले क्षेत्र को शामिल करा गया है। यानी कि यहाँ पर को मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में हम हैं, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल वाला क्षेत्र मध्यवर्ती पहाड़ी। और पश्चिमी पहाड़ी में आपका हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पहाड़ी वाला क्षेत्र में आता है। पश्चिमी पहाड़ी को सिरमौरी भी कहा जाता है, इसका एक अन्य नाम है सिरमौरी। पश्चिमी पहाड़ी को सिरमौरी भी कहा जाता है, अब याद रखिएगा सिरमौरी भी कहा जाता है। पश्चिमी पहाड़ी को हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बोली जाती है जी। आगे बढ़ते हैं, इस अपभ्रंश को संभवतः आपने सीख लिया होगा। रिकैप करके देखिए, जहाँ पर समझ में नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आएगा, आपके कोई भी क्वेरी होंगे तो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जब भी समय होगा आपके प्रश्नों के उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। लिपि, तो देखिए लिपि क्या होती है। लिपि का मतलब है कि श्रव्य भाषा को, सुनी गई भाषा को, ऑडियोबल भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जो संकेतों का प्रयोग करा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। सुनी गई बातों को, श्रव्य भाषा को, ऑडियोबल भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन सामूहिक चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। अब लिपि का विकास क्रम समझिए। सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ, फिर सूत्र लिपि आई, फिर आपकी प्रतीकात्मक लिपि आई, फिर आपकी अक्षरात्मक लिपि आई, फिर आपकी वर्णात्मक लिपि आई। इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा फिर पलटने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता का एक प्रश्न आपके लिए है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी किस प्रकार की लिपि थी, तो आपका उत्तर आपको आ गया होगा और आपका उत्तर ये होगा भाव चित्रात्मक लिपि थी। तो सबसे पहले अगर हम इतिहास भी देखते हैं तो चित्रात्मक लिपि का ही विकास हो रखा है। जो चित्रलिपि सबसे पहले आई, चित्रलिपि के बाद सूत्रलिपि। अब लोग यहाँ पर डेवलप हो गए हैं, उनका विकास हो गया है, उनके कुछ कोड वर्ड हो गए हैं और वो कोड वर्ड वही जानेंगे जो दूसरा भी उस भाषा को जानता है। जैसे मैं एक यहाँ पर को उदाहरण लिखता हूँ, मैंने कुछ लिख दिया कोड वर्ड में, एक सूत्र लिख दिया। अब इसको वही समझ सकता है जिसने भाषा पढ़ी हो। जैसे इसमें मैंने ये लॉ लिखा है, तो और ई की मात्रा है, यानी कि मैंने ललित लिख दिया शॉर्ट हैंड में,
तो इस प्रकार से जो है सूत्र लिपि का विकास हुआ होगा। फिर आपका प्रतीकात्मक लिपि। प्रतीकात्मक लिपि को आप ऐसे समझिए, जब हम कहीं यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ हमें विभिन्न प्रकार के चित्रों को देखते हैं, साइन देखते हैं कि आपको यहाँ से राइट मोड़ना है तो राइट का एरो लग जाएगा, लेफ्ट का एरो लग जाएगा, सीधा जाना है तो सीधे के लिए एरो लगा होगा। यानी कि ये हमारा क्या है, वो प्रतीकात्मक लिपि है। प्रतीक चिन्हों के सहारे हम समझ रहे हैं उस भाषा को। और उसके बाद अक्षरात्मक लिपि। अक्षरात्मक लिपि में हम देवनागरी लिपि को रखते हैं। देवनागरी लिपि को हम किस में रखते हैं, अक्षरात्मक लिपि में रखते हैं। उसके बाद आपकी वर्णात्मक लिपि, और वर्णात्मक लिपि में हम रोमन को रखते हैं। यहाँ पर को अक्षरात्मक और वर्णात्मक में भी मैं आपको एक अंतर बता देता हूँ कि आप अक्षरात्मक किसे कहोगे। अक्षरात्मक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वर्ण और मात्रा दोनों साथ साथ होते हैं, जहाँ पर वर्ण और मात्रा दोनों साथ साथ होते हैं। और वर्णात्मक में क्या है, जहाँ पर वर्ण और मात्रा साथ साथ नहीं होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो समझो। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण और मात्रा, वर्ण यानी क, मात्रा यानी वर्ण भी साथ है, मात्रा भी साथ है, की हो गया। रोमन में कैसे लिखेंगे, देखो वर्ण और मात्रा दोनों अलग, के और आई। लिखा तो हमने भी की है, यहाँ पर लिखा तो वर्णात्मक में भी की है, लेकिन यहाँ वर्ण अलग है, मात्रा अलग है। यहाँ पर देवनागरी में वर्ण और मात्रा साथ साथ रहते हैं। संभवतः समझे होंगे आप इसे कि अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि में क्या अंतर है। आगे बढ़ते हैं, लिपि का विकास क्रम। जो हमारे देवनागरी जो लिपि का विकास क्रम है उसको समझते हैं। ये विकास क्रम भी बार बार पूछा जाता है, तो अच्छे से समझिएगा इसको भी। तो ब्राह्मी लिपि से विकास हो रखा है दो लिपियों का, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी से जो है, उत्तरी ब्राह्मी को हम, उत्तरी ब्राह्मी के लिए है कि उत्तर भारत की समस्त लिपियों का जो विकास हुआ है वो उत्तरी ब्राह्मी से हुआ है। उत्तरी ब्राह्मी को आर्य भाषा भी कहा जाता है। आर्य भाषा भी जो है उत्तरी ब्राह्मी को कहा जाता है। उत्तरी ब्राह्मी का जो विकास हो रखा है, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, प्राचीन नागरी और फिर जाके हमारी देवनागरी भाषा लिपि का विकास हुआ है। गुप्त लिपि, कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के लिए भी यह है, आपको याद रखना है, कुटिल लिपि का एक अन्य नाम है शारदा लिपि। इसे शारदा लिपि भी कहा जाता है। कश्मीरी पंडितों की जो लिपि है वो शारदा लिपि ही है। यानी कि कुटिल लिपि का एक अन्य नाम शारदा लिपि है, याद करेगा आप जरूर से। और कुटिल लिपि के बाद प्राचीन नागरी, और प्राचीन नागरी के बाद देवनागरी लिपि का विकास हुआ। आगे बढ़ेंगे, दक्षिणी ब्राह्मी। दक्षिणी ब्राह्मी से दक्षिण भारत की जो लिपियों का विकास हुआ है वो दक्षिणी ब्राह्मी से हो रखा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंगली। सिंगली का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सिंगली का मतलब श्रीलंका से। सिंगली का मतलब है श्रीलंका। यानी कि सिंगली भाषा का भी, सिंगली जो लिपि का विकास हो रखा है वो दक्षिणी ब्राह्मी से हो रखा है। सिंहल द्वीप अगर आपको याद है, पद्मावत की अगर आपको कहानी याद है, रानी पद्मावती सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। राणा रतन सिंह पद्मावती से विवाह करके लाते हैं। आप पढ़ेगा पद्मावत को जरूर से, आपको याद आएगा। तो सिंहल द्वीप यानी सिंगली जो लिपि का विकास हो रखा है वो दक्षिणी ब्राह्मी से भी हो रखा है। एक शब्द यहाँ पर को जोड़ देता हूँ, अपभ्रंश से यहाँ पर देखो, दक्षिण भारत की जो भाषाओं का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश से नहीं हो रखा है, वो इसका अपवाद है। दक्षिण भारत की जो भाषाओं का जो विकास हो रखा है वो अपभ्रंश से नहीं हो रखा है, ये भी आप याद रखेगा। तो अगर कभी आता है ना कि अपभ्रंश से, उसमें कोई दक्षिण भारत के भाषाओं का नाम आता है, तो आपका वो उत्तर गलत हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत की भाषाओं का विकास अपभ्रंश से नहीं हो रखा है। तो आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ नई बातें जरूर सीखी होंगी। ऐसे ही हम बिल्कुल बेसिक से आपको समझाते हुए चलेंगे। आगे भी आप जुड़े रहेगा हमसे। आपके कोई भी सुझाव होते हैं, कोई भी आपके प्रश्न होते हैं, तो आप हमें लिखिएगा ज़रूर से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।